हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में। हम सभी जानते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत पे जो भी अपना नियंत्रण स्थापित की हुई थी वो इन्हीं गवर्नर जनरलों और वायसराय के माध्यम से। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने भी गवर्नर हुए, जितने भी गवर्नर जनरल हुए और जितने भी वायसराय हुए, उन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। देखिए, आपको बहुत जगहों पे ट्रिक वाले वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत से केस में आप उन ट्रिक को जो है ना सही टाइम पे याद नहीं कर सकते। तो चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद रखने के बजाय किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आप किसी चीज़ को समझेंगे तो आसानी से आप कहीं पे भी जो है उसको याद कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कौन चीज़ कहाँ पे है। अगर आपने किसी चीज़ को समझा है तो उसके बारे में आपसे अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से दे पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताया है जिसके माध्यम से आप जितने भी गवर्नर है या गवर्नर जनरल है या वायसराय है उनको याद रख सकते हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखते हैं सबसे पहले बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो बंगाल का जो गवर्नर है वो कौन था? सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव था। आपको याद होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव दो बार बना। एक तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उसके बाद, फिर उसके बाद बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये फिर से बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद दूसरा कौन बना? वेंसीटॉर्ट बना, जो कि 1760 से 1764 के बीच में रहा। और उसके बाद तीसरा कौन रहा? कर्टियर रहा, जो कि 1769 से 1772 के बीच में रहा। तो ये तो हुए बंगाल के गवर्नर के बारे में। और कितने बंगाल के गवर्नर हुए? तीन हुए। ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछे कितने बंगाल के गवर्नर हुए तो आप बता सकते हैं आसानी से तीन। अब बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। आप सबको याद होगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो उसके बाद जो है ना क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको रिप्लेस कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल पद से। और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना? वारेन हेस्टिंग। और इसके टाइम में कुछ महत्वपूर्ण जो है ना कार्य हुए थे जिनके बारे में मैंने यहाँ पे बताया वीडियो के अंदर, ताकि आप आसानी से उस चीज़ को याद रख सके। क्योंकि देखिए, चीज़ों को अगर आप को रिलेट करके अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आप आसानी से जो है किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। तो इसी के टाइम में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसी के टाइम में आया हुआ था 1784 का। तो आप इनसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि इसके कार्यकाल में आया हुआ था। फिर उसके बाद वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध। अब ये किसके किस बीच के और किसके बीच में हुआ था? तो जो अवध के नवाब है सुजाउद्दौला और जो अफगानी है यानी रोहिला जो थे उन्हीं के बीच में हुआ था, इसीलिए इसे रोहिला युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद वर्ष 1775 से लेकर जो 82 तक का प्रथम मराठा युद्ध हुआ, जो आंग्ल मराठा युद्ध है। ठीक है। और 1782 में सालबाई की संधि हुई। देखिए, इस चीज़ को समझिए। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है इसी के कार्यकाल में होता है। और 1782 में ये जब युद्ध समाप्त होती है, ठीक है, जो कि सालबाई संधि के इस युद्ध के उपरांत एक संधि होता है जो कि सालबाई संधि के नाम से जाना जाता है। तो जो भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। किसके? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से लेकर 1784 के बीच में हुआ था, ये भी किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। सॉरी। तो यहाँ से आप क्या क्या याद रख सकते हैं? एक तो आप रेगुलेटिंग एक्ट याद रख सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट याद रख सकते हैं, 1774 का रोहिला युद्ध याद रख सकते हैं, प्रथम मराठा जो है या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में भी याद रख सकते हैं। और टोटल कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए? तो तीन हुए, ये भी याद रखिएगा। और जो सालबाई की संधि हुई 1782 में प्रथम मराठा युद्ध के बाद, वो भी इसी के कार्यकाल में हुआ। फिर उसके बाद जो आंग्ल मैसूर हुआ, जो कि हैदर अली के बीच और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, वो भी इसी के कार्यकाल में हुआ।
और कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? तो 4। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि कब से कब तक रहा? 1786 से 1793 के बीच में। इसी के कार्यकाल में जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ, और इसी के कार्यकाल में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और कॉर्नवालिस कोड 1773 इसी के कार्यकाल में आया हुआ था, इसी के नाम पे ही था। और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। देखिए, ये आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में तो मैंने आपको बताया ये क्या था। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम का जो संधि है वो जब तीसरा मैसूर युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुआ। कॉर्नवालिस कोड क्या था कि ये जो न्यायिक जो शक्ति थी उसका शक्तियों का पृथक्करण से रिलेटेड था। ठीक है, इसके बारे में आप पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो शक्तियों के पृथक्करण से रिलेटेड था। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त क्या था कि जो कर वसूलने की अस्थाई व्यवस्था थी उसको इसी के कार्यकाल में लाया गया, यानी कर वसूलने के लिए कुछ अस्थाई रूल रेगुलेशन लेके आया गया, उसी को इसी के कार्यकाल में जो है लागू किया गया। तो बंगाल का जो अस्थाई बंदोबस्त है 1793 का किसके कार्यकाल में आया? तो कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। इसमें से आपको अगर कोई भी एक याद रहेगा तो आप आसानी से बता देंगे कि हाँ ये किसकी बात कर रहा है। अगला हम देखेंगे, अगला कौन है? लॉर्ड वेलेजेली। ठीक है, जो कब से कब तक रहा? 1798 से 1805 के बीच में। और सहायक संधि जो है इसी के कार्यकाल में आया, जो कि 1798 में इसने लागू किया था। इसमें क्या था कि इसने जो भी यहाँ की जो रियासतें थी, जो भी शासक थे, उसको ये बोला कि आप सहायक संधि कर ले। आपको जब भी युद्ध में किसी से भी लड़ाई के लिए सेना की आवश्यकता होगी तो ब्रिटिश सरकार जो है आपकी मदद करेगी। सेना जो है ब्रिटिश सरकार की होगी, उसका खर्चा जो है वो शासक उठाएगा जो इस सहायक संधि को करेगा। ठीक है। जो चौथा मैसूर युद्ध है वो भी इसके कार्यकाल में हुआ। 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, वो लॉर्ड वेलेजेली के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा मराठा युद्ध, 3 मराठा युद्ध हुआ था, उसमें जो दूसरा मराठा युद्ध है 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था, वो भी लॉर्ड वेलेजेली के कार्यकाल में हुआ था। तो अगर आपसे कहीं भी पूछे कि लॉर्ड वेलेजिली का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आपको अगर इनमें से कोई भी एक याद होगा तो आप आसानी से बता देंगे। या अगर आपसे ये पूछ ले कि जो चौथा मैसूर युद्ध है वो के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है। अब आता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1807 से 1813 के बीच में। रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, इसमें बेसिकली ये हुआ था कि जो अंग्रेज है जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इनका जो भी क्षेत्र है उसमें अंग्रेज प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग अलग है और लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। इनके कार्यकाल में एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था, जो कि कब से कब तक हुआ था? 1814 से 1816 के बीच में। देखिए, यहाँ पे मैंने डेट इसलिए रख दिया है कि अगर आपसे अगर ज़्यादा डीप पूछे, अगर डेट पूछ ले कि हाँ ईयर पूछ ले तो आप उसको बता सकते। ठीक है। और एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। जो तीसरा और आखिरी मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ही हुआ था। ये कब से कब तक हुआ? 1817 से लेकर 1819 के बीच में। और मराठा परिसंघ का विघटन हो गया इसी टाइम। आप देखेंगे जो मराठा है, एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि मुगल जो साम्राज्य है उसके बाद मराठा ही पूरे भारत पे राज करेंगे। लेकिन आप देखेंगे जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बाद, उसके बाद मराठाओं का विघटन जो है ना धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। मराठा उस तरह के नहीं रह पाए जो कि वो पहले हुआ करते थे। उसके बाद रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना। ठीक है। रैयतवाड़ी क्या था?
जो किसान है उसको मालिकाना जो है ना हक प्रदान किया गया रैयतवाड़ी के अंदर। और ये कब लागू हुआ? ये 1820 में लागू हुआ था। तो यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। अगला है लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन सा? लॉर्ड एमहर्स्ट। ये कब से कब तक रहा? 1823 से 1828 के बीच में। और इसके काल में जो है प्रथम जो है बर्मा युद्ध हुआ। प्रथम बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ? 1824 से 1826 के बीच में। यहाँ पे आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। अब बात करते हैं भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए, जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब क्या किया गया, उस पद को हटा के भारत का गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसी के अकॉर्डिंग इस पद को लाया गया था। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से लेकर 1835 के बीच में रहे। और इन्होंने क्या किया, जो सती प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया, यानी बैन कर दिया बिल्कुल उसको। भारत में सती प्रथा बैन करने का जो श्रेय है किसको जाता है? तो राजा राम मोहन राय के साथ किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है इसी के कार्यकाल में आया हुआ था। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि कब से कब तक रहा? 1836 से 1842 के बीच। और जो पहला अफगान युद्ध है 1838 से लेकर 42 के बीच में हुआ, ये इसी के काल में हुआ। अगला है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। इसके काल में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, जब महाराणा रंजीत सिंह जो है वो डेथ कर जाते हैं। उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो सिख है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और ये कब से कब तक चला? 1845 से 1846 के बीच में चला ये चीज़। और लाहौर की संधि जो है, जब आंग्ल सिख युद्ध खत्म हुआ तो 1846 में एक संधि हुई जिसको लाहौर संधि के नाम से जानते हैं। और कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन इन्होंने किया। और भी जो सामाजिक सुधार है इन्होंने किया। तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जो सामाजिक सुधार है वो किसने किया? वो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने किया। अगला है लॉर्ड डलहौजी। ये कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल रहा? तो ये 1848 से लेकर 1856 के बीच तक रहा। और जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ इसी के काल में हुआ। ठीक है, और निचले बर्मा का अधिकरण भी इसी के कार्यकाल में हुआ। और इसने एक सिद्धांत लाया जिसको व्यापकता के सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था बेसिकली कि अगर कोई शासक है, अगर वो निसंतान हो जाता है तो उसको उत्तराधिकार के लिए, अगर वो किसी को गोद लेना चाहता है जो कि उसके राज्य का शासन प्रशासन को चलाए, तो वो नहीं ले सकता था। तो ये कौन लेके आया? लॉर्ड डलहौजी। और इसने कौन सा सिद्धांत लाया? व्यापकता का सिद्धांत लेके आया। इसी के टाइम में वुड डिस्पैच भी आया जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। और वर्ष 1853 में बम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। और इसी के कार्यकाल में जो है आप देखेंगे जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। और लोक निर्माण विभाग जो कि आज हम पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं उसका भी स्थापना जो है इसी के कार्यकाल में हुआ। तो यहाँ से आप इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के वायसराय के बारे में। देखिए, हम सभी जानते हैं जब 1857 का जो क्रांति हुआ उसके बाद जो है भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ख़त्म हो जाता है। और क्राउन का जो है ना ब्रिटिश ताज, ठीक है, या ब्रिटिश क्राउन का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसको हटा के भारत के वायसराय के नाम से एक पद ला दिया। ठीक है, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 से लेकर 1862 के बीच में रहे। और आपसे सवाल भी आता है कि 1857 के क्रांति के टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। इसी के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह होता है। वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो इसके कार्यकाल में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता में,
मद्रास में और बॉम्बे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसके माध्यम से क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। तो आपसे अगर पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसमें जो है भारतीयों को जो वायसराय है उसके परिषद में जगह देने से रिलेटेड कुछ अधिनियम आए हुए थे। अब बात करते हैं अगला कौन वायसराय है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ये कब से कब तक वायसराय रहा, ये 1864 से 1869 के बीच में रहा और इसी के टाइम में भूटान युद्ध हुआ जो कि 1865 में हुआ। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। देखिए आपने पढ़ा होगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके हिसाब से कलकत्ता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि कब हुआ, 1865 में। अब बात करते हैं अगला कौन वायसराय है, लॉर्ड लिटन। ये कब से कब तक रहा, 1876 से 1880 के बीच में। इसी के काल में वर्नाकुलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया जो कि 1878 में आया। अगर आपसे ये पूछ ले कब आया, ठीक है, ये क्या था, तो ये जो प्रेस एक्ट था इसके माध्यम से जो समाचार पत्र है उस पे नियंत्रण स्थापित करना और जो भी लेखक ब्रिटिश सरकार के प्रति कुछ भी ऐसा लिखते थे, ठीक है, जिससे हिंसा भड़क जाए या जिसमें अगर कोई लेखक है जो कि अपना देशभक्ति अगर दिखा रहा है तो उसको सीधा जो है अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको फांसी दे दिया जाता था। शस्त्र अधिनियम इसी टाइम आया, ठीक है। दूसरा अफगान युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ और क्वीन विक्टोरिया को जो केसर ए हिंद या भारत की सामग्री उपाधि जो है उसकी जो उसे जो धारण की गई वो किसके कार्यकाल में किया गया, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो ये किन किन कारणों से महत्वपूर्ण है, तो एक तो पहला ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है इसी के कार्यकाल में आया, शस्त्र अधिनियम इसी के कार्यकाल में लाया गया, ठीक है। दूसरा अफगान युद्ध भी होगा और जो क्वीन विक्टोरिया है उसको केसरे हिंद की जो उपाधि है वो इसी के कार्यकाल में दिया गया था। अगला है लॉर्ड रिपन, जो कि कब से कब तक वायसराय रहा, 1880 से 1884 के बीच में। और इसके कार्यकाल में क्या गया कि जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया और पहला कारखाना अधिनियम आया जिससे भारत में भी कारखाना खोला जाए, ठीक है, 1881 में, इसी के कार्यकाल में आया। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प, ठीक है, जो केंद्र में सरकार थी उसके साथ ही उन्होंने ये सोचा कि स्थानीय स्वशासन सरकार भी उस पर भी काम किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ संकल्प लेके आए। वो कब लेके आए, 1882 में, वो भी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होगा। इल्बर्ट बिल जो है विवाद इसी के अंदर आया, ठीक है। जो इल्बर्ट बिल था वो क्या था कि जो भारतीय न्यायाधीश है उनको उन मामलों पे भी सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया जो कि जो यूरोपीय नागरिक है उनके वो उनमें शामिल थे। कहने का मतलब ये है कि पहले ये था इल्बर्ट बिल से पहले कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी भी यूरोपीय नागरिक के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता, उस पर जो है किसी भी तरह का फैसला नहीं दे सकता। लेकिन इल्बर्ट बिल आया तो ये सब चेंज हो गया और यही विवाद आया कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश किसी भी यूरोपीय पे जो है ना मुकदमा चला सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है। शिक्षा का हंटर आयोग आया इसी टाइम पे। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति देखने के लिए जो है भेजा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षा को ध्यान देने के बजाय इन्होंने माध्यमिक और जो उच्च शिक्षा है उसको देखा, ठीक है। अगला कौन है, अगला है लॉर्ड डफरिन। ये कब से कब तक रहा, 1884 से 1888 के बीच में। इसके कार्यकाल में तीसरा बर्मा युद्ध हुआ जो कि 1885 से 1886 तक चला और इसी के टाइम में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 के बीच में। तो ये आप याद रखिएगा।
देखिए, मैंने आपको जितने भी वायसराय बताए, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसलिए बताए हैं कि अगर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर आपका एक भी जो है पॉइंट आपको याद रहता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा जो है गवर्नर जनरल या वायसराय की बात हो रहा है। ठीक है। अगला है लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि कब से कब तक रहा? 1888 से लेकर 1894 के बीच में। कारखाना अधिनियम 1891 जो है, इसके कार्यकाल में आया। 1881 जो है, आप बताइए कमेंट करके किसके कार्यकाल में था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी इसके कार्यकाल में आया। और डूरंड आयोग की स्थापना की गई। देखिए, डूरंड आयोग क्या था कि जो ब्रिटिश भारत है और जो जो ब्रिटिश भारत था और जो अफगानिस्तान है, उसके बीच जो है ना सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए डूरंड आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1893 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 के बीच में भारत के वायसराय रहे। और ये बहुत मायनों में जो है ना बहुत ही अ, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप देखेंगे इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है। इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया ताकि वहाँ पे कम्युनिटी के आधार पे लोगों को बांट दिया जाए, जिसके वजह से जो भी उस टाइम पे क्रांतिकारी या लोग नेता अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे थे, जो कि पूर्ण स्वराज की जो है ना मांग उठा रहे थे, उनको कमजोर करने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इन्हीं के कार्यकाल में आया, लॉर्ड कर्जन के काल में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1902 में पहले नियुक्ति की गई, फिर उसके बाद अधिनियम आया। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 इन्हीं के कार्यकाल में आया हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ठीक है, आपने लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में पढ़ा है, उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप कमेंट करके बताइए। इनके कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि जो भी विदेशी कपड़ा था, विदेशी सामान था, वस्तुएं थी, उसका जो है बहिष्कार किया गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आप देखेंगे गरम दल और नरम दल जो है अलग हो जाते हैं, जो कि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। आप देखेंगे यहीं से जो है जो मुस्लिम लीग है वो अपना मजबूती पकड़ना स्टार्ट कर देता है। मार्ले मिंटो सुधार जो है इसी के कार्यकाल में आया था। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार क्या था? जो चुनाव प्रणाली सिद्धांत था, पहली बार भारत में आया। और भारत में के जो गवर्नर है, भारत के जो गवर्नर थे, उनके कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है उनको देने की बात की गई इस मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है। मार्ले उस टाइम के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और जो मिंटो जो है उस टाइम के भारत के वायसराय थे, इसलिए इनके नाम पे मार्ले मिंटो सुधार आया। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वायसराय है, क्योंकि आप देखेंगे इन्हीं के कार्यकाल में जो बंगाल का विभाजन है जो 1905 में किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, 1911 में। और कलकत्ता से दिल्ली जो है ना भारत की राजधानी को स्थानांतरित किया गया। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल में या कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण कब हुआ था, या उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। और इसी टाइम आप देखेंगे हिंदू महासभा की स्थापना हुई, जो कि कब हुआ? 1915 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, अगला कौन है? अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं के टाइम में जो है लखनऊ की संधि हुई। लखनऊ की संधि क्या था? कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच समझौता हुआ और उन्होंने कुछ एग्रीमेंट पे साइन किया। जो चंपारण सत्याग्रह है, गांधी जी द्वारा जो है बिहार का जो पूर्वी चंपारण है वहाँ पे एक आंदोलन किया था। नील के जो मजदूर है उनके समर्थन के लिए, नील की खेती को बैन करने के लिए, जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। मोंटेग्यू का जो है ना अगस्त घोषणा 1917 ईस्वी के कार्यकाल में आया था। देखिए, अगस्त घोषणा क्या था कि जो भारतीय है उनकी भागीदारी जो है कितना अधिक होना चाहिए भारत के प्रशासन में, क्योंकि उस टाइम तो बस हमारा जो भी प्रतिनिधित्व था, हमारा जो भी भागीदारी था, नाम मात्र का था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मोंटेगो का जो है अगस्त घोषणा आया हुआ था,
कि जो भागीदारी है उसको बढ़ाना चाहिए, उन्हें भी हमें मौका देना चाहिए, इससे रिलेटेड था। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसी के कार्यकाल में आया हुआ था। रायलेट एक्ट, ठीक है, ये भी इसी के कार्यकाल में आया हुआ था, जिसमें आपको बिना किसी भी सुनवाई के मुकदमा का फांसी की सज़ा हो सकती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, इसी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है आप देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो शुरू होता है, तो इसी के कार्यकाल में होता है। अगला वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग, जो कि कब से कब तक रहा? 1921 से 1926 के बीच में। इसी के टाइम में चौरा चोरी जो है घटना है हुआ है, जो कि असहयोग आंदोलन के टाइम में हुआ था। वहाँ पे जो भीड़ है उसने पुलिस थाने को ही आग लगा दिया था। और आप देखेंगे इसी के बाद जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना इसी टाइम में होता है 1922 में। और जो काकोरी ट्रेन डकैती है 1925, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और उनके और अन्य जो साथी थे, उन्होंने एक ट्रेन को लूटा था काकोरी में। अगला है लॉर्ड इरविन, ठीक है, जो कि कब से कब तक वायसराय रहा? 1926 से 1931 के बीच में। साइमन कमीशन का भारत आगमन। देखिए साइमन कमीशन क्या था? ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जो कि भारत में जो संविधान है उसके सुधार के लिए आए हुए थे। और जिसमें जो मेन था कौन था? साइमन था, ठीक है। आपने एक सुना होगा साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके आने से बहुत ज़्यादा हड़कंप हुआ था, विद्रोह हुआ था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। साइमन कमीशन वापस जाओ। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग जो है बना कब? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट इसी टाइम में आया हुआ था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट क्या था कि भारत के लिए जो है ना एक नए संविधान की रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी कि हमें एक संविधान चाहिए। दीपावली घोषणा। दीपावली घोषणा क्या थी कि ये दीपावली के दिन जो है, दीपावली के दिन इरविन द्वारा भारत की स्थिति के बारे में एक घोषणा किया गया हुआ था, इसीलिए इसे दीपावली घोषणा जो है के नाम से जानते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि पूर्ण स्वराज संकल्प 1929, इसी टाइम में जो है देखेंगे इरविन के काल में ही आप बहुत से महत्वपूर्ण जो है बदलाव देखेंगे। इसी टाइम जो है ना बहुत सी मांगे उठ रही थी इरविन के काल में। तो पूर्ण स्वराज की, यानी हमें आप पूरी तरीके से जो है ना स्वतंत्रता दे दें, अब हमें जो है अपना संविधान बनाना है, हमें किस तरह से शासन करना है ये सब हम देख लेंगे, आप हमें पूर्ण स्वराज जो है वो दे दें। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1933 इसी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930। देखिए गोलमेज सम्मेलन क्या था? अंग्रेज सरकार द्वारा जो है भारत में जो भी संवैधानिक सुधार था उसके चर्चा के लिए एक सम्मेलन के आयोजित किया जाता था लंदन में। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम जो है एक सम्मेलन करेंगे, जो कि भारत में जो संवैधानिक सुधार है, वहाँ में जो सरकार बनाने की जो भी प्रक्रिया है, उससे रिलेटेड हम एक बैठक करेंगे जिसमें हम फैसला लेंगे कि हमें भारत में क्या करना है। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट 1931, ठीक है। ये क्या था कि जो इरविन था उसने ये बोला कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको स्थगित कर दीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको ये जो है बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आपको भी पता है कि जो आसान चीज़ें होती है, इंटरेस्टिंग चीज़ें तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन बोरिंग चीज़ें ही आपका सिलेक्शन दिलाता है। तो आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार उस चीज़ को देखिए, ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने आपको और विशेष पॉइंट इसलिए बताया है ताकि आप जितने भी गवर्नर जनरल है या वायसराय है उनको आसानी से याद रख सके, या किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सा जो है घटना हुआ था, वो महत्वपूर्ण घटना है। अगर घटना ही पूछ दे और घटना से रिलेटेड वायसराय या गवर्नर जनरल पूछ ले तो आपको पता होगा तभी आप बताएंगे। ऐसे तो मैं भी आता एक वीडियो बनाता कि हाँ वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिन, ठीक है, विलियम बेंटिक, ऐसे करके चला जाता। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आप अच्छा से इस चीज़ को याद रखें,
आपके माइंड में ही हमेशा के लिए रहे। अगला कौन है? लॉर्ड विलिंगटन, जो कि कब से कब तक रहा? 1931 से 1936 के बीच में। इसके काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटना हुआ? तो एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो कि 1932 में हुआ। दूसरा और तीसरा गोलमेज इसी के कार्यकाल में हुआ 1932 में। पूना पैक्ट जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935। आप देखेंगे हमारा जो संविधान बना है उसमें भारत सरकार अधिनियम से बहुत सारे पॉइंट को एज इट इज उठा के रख दिया गया है, ठीक है। अगला है लॉर्ड लिन लिन लिथिगो, ठीक है। कौन सा? लॉर्ड लिन लिथिगो, जो कि 1936 से 1944 के बीच में भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में जो है द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। और जैसे ही विश्व युद्ध होता है तो जो भी कांग्रेस के मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका मानना था जब तक आप हमें पूर्ण स्वराज नहीं देंगे तब तक हम जो है इसमें भागीदारी नहीं देंगे। हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी जो भी नागरिक है, हमारी जो भी सेना है, वो भाग नहीं लेंगे। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन इसी के कार्यकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग का जो लाहौर संकल्प जो है इसी के कार्यकाल में हुआ था। और इसमें क्या था, जो मुसलमान है उन्होंने ये मांगा था कि हमें एक अलग राज दे दे, ठीक है। जो कि कब हुआ? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव बेसिकली क्या था कि जो भारत के लिए जो डोमिनियन स्टेट की जो मांग है उसको बनाने के लिए आया हुआ था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त घोषणा अलग है और अगस्त प्रस्ताव अलग है, ठीक है। भारतीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 इसी के कार्यकाल में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत है उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स को यहाँ पे भेजा गया था। लेकिन जो भारतीय जो भी नेता थे वो प्रथम विश्व युद्ध से काफ़ी सीखे हुए थे, ठीक है। और इसी के टाइम में जो है ना क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। देखिए, आप जो ईयर है उसको भी याद करेंगे तो बहुत सही रहेगा। लेकिन सबका नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, अगस्त प्रस्ताव हो गया, अगस्त घोषणा हो गया, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम हो गया, ये सब का अगर आप ईयर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपसे ईयर भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अगला कौन है? अगला है लॉर्ड वेवल, जो कि कब से कब तक रहा? 1944 से 1947 के बीच में। इसी के टाइम में सी राज गोपालाचारी का CR फॉर्मूला आया। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन इसी के काल में हुआ। और आप देखेंगे जो कैबिनेट मिशन है जिसमें संविधान सभा बनाने का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 हुआ इसी के कार्यकाल में। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा जो है इसी के कार्यकाल में किया गया था। यानी जब भारत में जो है ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की गई ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उस टाइम भारत का जो वायसराय है कौन था? वो लॉर्ड वेवेल था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम कौन वायसराय था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड वेवेल। अगला कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। 3 जून प्लान 1947, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए ये 3 जून प्लान क्या है, ठीक है। रेड क्लिफ आयोग, ठीक है। इसी टाइम जो है रेड क्लिफ आता है और भारत और पाकिस्तान, सॉरी, इसी टाइम जो है रेड क्लिफ आता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ना सीमा का निर्धारण करता है। और लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में ही भारत को जो है स्वतंत्रता मिलती है 15 अगस्त 1947 को। अगला कौन है? अगला है सी राजगोपालाचारी, जो कि 1948 से 1950 के बीच में थे। और आप देखेंगे ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। और आप देखेंगे वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से यह पद जो है गवर्नर जनरल को वो समाप्त कर दिया गया। तो ये रहे बंगाल के गवर्नर से लेके भारत के गवर्नर जनरल तक का
इनके बीच में जितने भी गवर्नर जनरल है, वायसराय है, उन सबको मैंने कवर किया है। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 2 बार 3 बार उसको देखिएगा, ठीक है। और मैंने जितने भी फैक्ट्स दिए हैं उनको भी आप देखते चलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।